हेलो बच्चों, सिंगल एंट्री की लास्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज मेरे बच्चे हम लोग एंड करने वाले हैं सिंगल एंट्री को। इसका बचा हुआ क्वेश्चन प्लस इसकी थ्योरी सभी स्टडी करेंगे। आप आइए, पहले मैं इसका न्यूमेरिकल पार्ट एंड करा दूं, उसके बाद थ्योरी पार्ट पे हम एंट्री करेंगे और इसी प्रोसेस में पहले हम सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 का। 27 हमारी बुक का लास्ट क्वेश्चन है। इसको हम फिनिश करें आज की क्लास में, फिर हम थ्योरी पे भी एंट्री करेंगे और आपको बहुत अच्छी तरीके से मास्टरी कराएंगे, ठीक है ना। कहता है राम खिलावन, मिला आपको 27 नंबर, बुक निकालिए। राम खिलावन कीप्स हिज बुक ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। From the following information provided by him, prepare trading profit loss account for their ending on 31st March 2019 and balance sheet as on that date। कहता है कि 31st March 2018 और 19 में आपका फर्नीचर है, स्टॉक है, डेटर्स है, प्रीपेड एक्सपेंसेज है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है, अनपेड एक्सपेंसेज है और फिर आपका कैश। यहाँ पे जो एक्सपेंसेज की इतनी सारी बातें हैं, ये आपके लिए थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन वाला क्रिएट हो सकता है, बट मैं कोशिश करूंगा कि ना हो, क्योंकि आपने फाइनल अकाउंट ठीक से पढ़ा हुआ है। जरा आगे बढ़ो। रिसीट एंड पेमेंट कहता है डेटर्स से पैसे आए हैं, पे टू क्रेडिटर्स ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस बता रहा है, ड्रॉइंग से सन्ड्री एक्सपेंस और फिर फर्नीचर परचेज 20,000 का। एक मिनट मैं थोड़ा देखना चाहूंगा। आप देखो ऊपर वाले टेबल में फर्नीचर स्टार्टिंग में आपका 1 लाख का था, 20,000 परचेज किया तो एंड में आपका 120 हो गया। मतलब ये जितना स्टार्टिंग में था और जो हमने परचेज किया उनको ऐड करके आपको बता रहा है यहाँ पे 120 का अमाउंट है। फिर नीचे कहता है अदर इंफॉर्मेशन में देयर वर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कैश सेल्स। लो, इसने कह दिया कि यहाँ पे कैश सेल्स भी है, लेकिन अमाउंट कितना है वो हमें नहीं बता रहा, तो हमें ढूंढना पड़ेगा। हम ढूंढ लेंगे। कैश सेल्स नाम यूज किया ना, काफी है, ढूंढ लूंगा। क्रेडिट परचेज कहता है कि आपने 230 का किया है क्रेडिट परचेज, और फिर कहता है प्रोवाइड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू द एक्सटेंट ऑफ 10% ऑन डेटर्स। आपका मेरे बच्चे हमारा तरीका बिल्कुल वही होगा जो हम पहले से जानते हैं। हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पे माफ कीजिए, ये माफ क्या करना है यार, ये तो मेरा ही गंदा कर रहा है, ये इंक निकल रहा है इसमें से, पता नहीं कैसे, ये बहुत बदमाश है। तो खैर कोई बात नहीं, आइए जरा हम लोग इसको वही तरीका फॉलो करें। आप बनाइए मेरे साथ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st मार्च 2019। आपका ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट आपका हो गया, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट हो गया। इसके बाद आप यहाँ पे रेडी करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आप यहां बनाए मेरे साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st मार्च 2019। मतलब इस साल का ये हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट हो गया, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर में आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ, तो हमें 2 बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। एक बैलेंस शीट आपका स्टार्टिंग का बैलेंस शीट एज ऑन, या तो 1 अप्रैल कह दो या 31 मार्च 2018, मतलब पिछले साल का एंड या इस साल का स्टार्टिंग, कुछ भी लिख सकते हो, मीनिंग दोनों का सेम होता है। तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट हो गया मेरे बच्चे। और एंड का बैलेंस शीट यानी कि इस साल का, तो आप लिखिए बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। इस साल के एंड का हमारा बैलेंस शीट आपका हो गया। तो आओ जरा हम देखते हैं इसका कैसे अकाउंटिंग करेंगे, इसका क्या मतलब होता है और किस तरीके से वर्क करेगा, वो सारी बातें मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। चलो ना, मैं शुरू करता हूँ। मुझे पहले 3 स्टेप में काम करना होता है। पहले स्टेप में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, जो मैं पढ़ चुका हूँ। दूसरे स्टेप में फॉर्मेट को रेडी करना, जो मैं कर चुका हूं। और तीसरे स्टेप में मेरे बच्चे जिनको मैं आसानी से जहां लिख सकता हूं वहां पे लिखूंगा, सोचना बाद में होगा तीनों स्टेप पूरा करने के बाद। तो कहता है कि फर्नीचर आपका पिछले वर्ष, यानी कि फर्नीचर जो हमारे पास है वो कहता है आपका ये 1 लाख रुपीज का अमाउंट है, 1 लाख का अमाउंट लिख दो आप यहाँ पे। ये फर्नीचर कहता है कि इस बार एंड में 120 का हो गया।
हमें एक चीज सावधानी बरतना था जो इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट नहीं रहा। हमने देखा जी 1 लाख पहले से 20 परचेज किया, 120 का हो गया। हो सकता था नीचे में कहता है कि डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो मैं फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करता और फिर डेप्रिसिएशन को यहां लिखता, बाकी वैल्यू को यहां दिखाता, बट ऐसा कुछ दम नहीं है क्योंकि अब छोटे बच्चे हैं तो कोई बात नहीं। स्टॉक आपका ऑफ गुड्स इन ट्रेड, यानी कि स्टॉक बता रहा आपको, ये स्टॉक कहता है आपका स्टार्टिंग में 60,000 है और ये एंड में जो स्टॉक है, स्टॉक वो कहता है आपका 20,000। सर ये स्टॉक ऑफ गुड्स इन ट्रेड का मतलब क्या होता है? मैंने पहले भी बताया, दोबारा बता देता हूं कि हमारे पास स्टॉक दो तरीके का होता है मेरे बच्चे। या तो रॉ मटेरियल का, मतलब मान लो मैं इस पेन को, मार्कर को बनाता हूं और बना के बेचता हूं, तो इसका प्लास्टिक जो होगा आपका, इसका इंक जो होगा वो मेरा रॉ मटेरियल होता है, उसको हम बोलते हैं स्टॉक। लेकिन अगर ये मार्कर ही मार्केट से मैं परचेज करता हूं, बना बनाया, और फिर इसको आगे बेच देता हूं, तो बना बनाया गुड्स जो मैं मार्केट से परचेज करता हूं, अगर मेरे पास स्टॉक में पड़ा हुआ है, ये कहते हैं गुड्स इन ट्रेड या स्टॉक इन ट्रेड। इन शॉर्ट है स्टॉक ही हमारा। तो जो साल के स्टार्टिंग में उसको यहां रिकॉर्ड करेंगे, एंड वाला यहां रिकॉर्ड करेंगे। सन्ड्री डेटर्स कहता है 1,20,000। सन्ड्री डेटर्स जो आपके पास है, यानी कि डेटर्स, ये कहता है 1,20,000 का अमाउंट आपका है। और ये सन्ड्री डेटर्स जो आपका एंड में है, डेटर्स आपके जो एंड में है, वो कहता है 1,40,000 का अमाउंट आपका है, 140 का। प्रीपेड एक्सपेंसेज, आप देखिए प्रीपेड एक्सपेंस जो है, यानी कि पिछले साल जो एक्सपेंस हमने एडवांस में पे किया था, वो अमाउंट यहाँ पे नील बता रहा है, कुछ भी नहीं है। और ये प्रीपेड एक्सपेंस इस साल के एंड में, प्रीपेड एक्सपेंस जो इस साल के एंड में हमारा एसेट्स के रूप में है, वो 4,000 का अमाउंट है। फिर मेरे बच्चे नीचे कहता है सन्ड्री क्रेडिटर्स आपका स्टार्टिंग में, यानी कि पिछले साल के एंड में सन्ड्री क्रेडिटर्स आपके 40,000 के अमाउंट आपके हैं। और ये सन्ड्री क्रेडिटर्स कहता है इस साल के एंड में आपका क्वेश्चन मार्क, यानी कि हमें निकालना है, निकाल लूंगा, कोई बात नहीं है दिक्कत। अनपेड एक्सपेंस, अनपेड का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, तो आप अनपेड भी लिख सकते हो और आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी लिख सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। जो अनपेड यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, यहाँ पे कहता है 12,000। और ये जो आपका अनपेड यानी कि आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी होता है मेरे बच्चे, एक्सपेंस, ये एक्सपेंस नहीं है, लायबिलिटी है। मैंने आपको फाइनल अकाउंट में समझाया इसके बारे में, वो कहता है कि 20,000 का अमाउंट है, तो लिखो ना, लायबिलिटी यहां चला गया। कैश यहाँ पे हमें बता रहा है ऑलरेडी आपका 22,000 यहाँ है, और कैश जो आपका यहाँ एंड में है वो कहता है कि 6,000 का अमाउंट है आपका। कोई दिमाग यूज नहीं कर रहा, सारे एसेट्स लायबिलिटी जो जहां पे जा सकते हैं उनको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। नीचे देखो ना, इस साल जो रिसीट्स पेमेंट हुए उसमें कहता है डेटर से पैसा आया है, कहीं नहीं जाएगा। आपने पे टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को पे किया, वो भी कहीं नहीं जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस आपका 40,000 है, तो मेरे बच्चे ट्रांसपोर्टेशन पे जो खर्च हुआ गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने में यहां से वहां, वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, वो 40,000 का अमाउंट आप यहां पे रिकॉर्ड कर दीजिए, 40,000। फिर कहता है ड्रॉइंग्स, जो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आपका कैपिटल यहां पे आएगा ओपनिंग वाला, अभी हमें नहीं पता कितना आएगा, जो भी आएगा उसमें से ड्रॉइंग्स को हम लोग माइनस करते हैं। जरा बताओ ड्रॉइंग्स कितना है? सर ड्रॉइंग्स कहता है 1,20,000, तो मेरे बच्चे 1,20,000 आप यहां से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है ना। ड्रॉइंग्स आपका माइनस हो जाएगा 1,20,000। फिर कहता है सन्ड्री एक्सपेंस, यहां पे मुझे कुछ समझाना है। सन्ड्री एक्सपेंस मेरे बच्चे जो आपका एक्सपेंस है करंट ईयर का, वो आपका यहां पे आएगा, और आप रुक जाओ, ये अमाउंट जो है ना वो आपका 140 नहीं होगा, ये अमाउंट जो आपका है वो 140 नहीं होगा। आप वर्किंग नोट्स नंबर 1 बनाओ, और यहां पे मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूं। देखो 31 मार्च 2018 एंड 31 मार्च 2019, पिछले साल का एंड, इस साल का एंड। ध्यान से देखो, पिछले साल प्रीपेड तो नहीं था, पिछले साल आउटस्टैंडिंग था, यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इसका मतलब हो गया कि पिछले साल का जिसका बेनिफिट
जिसका बेनिफिट हमने पिछले साल लिया था लेकिन अभी पेमेंट नहीं हुआ था, वो अमाउंट था आपका 12,000। मेरे बच्चे ये 12,000 पिछले साल हमने यूज तो पिछले साल किया था, यानी कि एक्सपेंस जो है ना वो पिछले साल माना गया था, पिछले साल, बट पेमेंट नहीं हुआ था तो लायबिलिटी बन गया था। उसी तरीके से हमें क्या दिख रहा है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इस साल के एंड में वो कहता है कि 20,000 का अमाउंट है। इसका मतलब है कि 20,000 का बेनिफिट जो है ना वो करंट ईयर में हमने लिया है, करंट ईयर में, ये करंट ईयर हमारा है, लेकिन अभी तक हमने पेमेंट नहीं किया है। और प्रीपेड एक्सपेंस भी यहां पे दिख रहा है मेरे बच्चे, प्रीपेड एक्सपेंस आपका यहां पे कितना बता रहा है आपको, 4,000। इसका मतलब है कि ये 4,000 हमने करंट ईयर में पे किया है, लेकिन अभी तक उसका बेनिफिट नहीं लिया, अगले साल बेनिफिट लेंगे। मजे की बात है कि ये ड्यूरिंग द ईयर, जो करंट ईयर आपका है, ड्यूरिंग द ईयर आपने जो कैश पे किया है, कैश पेड फॉर सन्ड्री एक्सपेंस। अब मुझे बताओ सन्ड्री एक्सपेंस के नाम पे आपने कितना पेमेंट किया है? सर कहता है 1,40,000, 1,40,000 रुपए। अब समझो मेरी बात, आपको मैंने अकाउंटेंसी स्टार्टिंग से सब बातें आपको सिखाई है, कुछ नया आपके लिए नहीं मेरे बच्चे। शांत करना दिमाग। पहले मुझे बताओ, यहां पे जब आप सन्ड्री एक्सपेंस या कोई एक्सपेंस लिखते हो तो क्या जो पेमेंट हुआ वो लिखते हैं या जिनका बेनिफिट हमने करंट ईयर में लिया वो लिखते हैं? एक्सपेंस का मतलब मैंने क्या बताया, पेमेंट करना या बेनिफिट लेना? सर बेनिफिट लेना। करंट ईयर में जितने का भी बेनिफिट लिया, करंट ईयर में मैं यहां लिख दूं, लिखना नहीं आप, कहते हैं कि करंट ईयर जो आपका है उसमें जितना भी बेनिफिट लिया, ऑल बेनिफिट टेकन, जितना आपने काम ले लिया वो हमारा एक्सपेंस होता है करंट ईयर में। मैं देखता हूं कि इस साल का हमारा एक्सपेंस कितना होगा। मेरे प्यारे बच्चे, ये 12,000 जो है वो पिछले साल हमने इसका बेनिफिट लिया था, पिछले साल, लेकिन पिछले साल पेमेंट नहीं हुआ था। जब पिछले साल पेमेंट नहीं हुआ तो हम ये मानेंगे कि वो इस साल पे हो गया है। सर क्यों मानेंगे? हमेशा होता है कि पिछले साल का बकाया हम इस साल पे कर देते हैं, ऐसा मानते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ बताएगा जो 12वीं क्लास में सीखेंगे। अभी 11th में क्या है कि जो 12,000 आपका यहां पे जो आउटस्टैंडिंग है, ये बेनिफिट कब लिया? पिछले साल। क्या पेमेंट किया था? नहीं किया था। कब पे करूंगा? इस साल। यानी कि ये पेमेंट भी इसमें मिला हुआ है। ये टोटल कैश पेड इस साल है बच्चे। टोटल एक्सपेंस के नाम पे हमने 140 पे किया, लेकिन 140 में 12,000 पिछले साल का है। जो पिछले साल का है वो पिछले साल यूज किया गया था, पिछले साल एक्सपेंस था, वो इस साल एक्सपेंस नहीं होगा, क्योंकि इस साल एक्सपेंस अब उनको बोलेंगे जो करंट ईयर में हमने यूज किया है। तो ये काम करना, कहना कि भैया 140 में ये 12,000 जो पिछले साल का हमने पेमेंट किया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो पिछले साल का है, आप उसको माइनस कर दीजिए। ये आपका लास्ट ईयर का, यानी कि ओपनिंग बैलेंस को हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि उसका बेनिफिट हमने पिछले साल लिया था, हमने एक्सपेंस उसको पिछले साल दिखाया होगा, इस साल हम उसको दोबारा नहीं दिखाएंगे। उसी तरीके से मेरे बच्चे, जो साल के एंड में आउटस्टैंडिंग है 20,000, ये हमने इस साल बेनिफिट लिया है करंट ईयर में, लेकिन पेमेंट नहीं किया। कोई बात नहीं, बेनिफिट करंट ईयर में लिया ना, तो ये भी हमारा एक्सपेंस होगा। यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो आपका एंड में दिख रहा है, एंड में, उसको आप ऐड कीजिए, क्योंकि ये भी करंट ईयर में आपको बेनिफिट दिया है, बस पेमेंट नहीं किया। तो ठीक है, पेमेंट नहीं किया तो लायबिलिटी बन गया, लेकिन एक्सपेंस तो हमारा है। और मेरे बच्चे, जितना हमने पेमेंट किया है उसमें से कहता है कि 4,000 प्रीपेड है अगले साल का, तो अगले साल का बेनिफिट तो अगले साल आएगा, वो इस बार का एक्सपेंस नहीं होगा। तो ये मानते हुए कि 140 जो हमने पे किया उसमें 4,000 ये भी है, उस 4 को आप हटा दो। यानी कि जो आपका प्रीपेड एक्सपेंस है, प्रीपेड एक्सपेंस जो आपका एंड में दिख रहा है, एंड में, आप उसको भी हटा दीजिए, माइनस कर दीजिए। फिर जो अमाउंट आएगा वही आपका सन्ड्री एक्सपेंस फॉर करंट ईयर होगा। एक चैप्टर है एनपीओ,
नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे ज्यादा समझाऊंगा इसके बारे में जब आप बड़े हो जाएंगे। तो अभी तो सिंपल सी बात है, समझ लो कि भैया एक्सपेंस कितना है, जितना करंट ईयर में बेनिफिट दिया। 140 में 12 पिछले साल का है, वो माइनस कर दो, उसका बेनिफिट इस साल नहीं मिला। 20,000 का बेनिफिट इस साल मिला है लेकिन पेमेंट नहीं हुआ, उसको ऐड कर दो, क्योंकि जो पे हुआ वो तो ये है, जो पे नहीं हुआ वो भी तो हमारा एक्सपेंस है। और जितना पे किया उसको 4 आपका अगले साल का है, उसको भी हटा दो। बताओ एक्सपेंस कितना हो गया। तो आपका 16 मतलब 4 यानी कि 1,44,000, 144 मेरे बच्चे। और यही 144 आपका यहाँ पे एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा। समझ रहे हो मेरी बात। यहाँ पे हमारा मोटिव ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में हमने फाइनल अकाउंट में समझाया विथ एडजस्टमेंट में कि जो करंट ईयर के एक्सपेंसेज होते हैं वो जाते हैं, पेमेंट करने से मतलब नहीं है। ये भी काम हो गया, ठीक है। अब देखो रिसिप्ट पेमेंट में फर्नीचर परचेज कितने का जी, 20 का। वो तो ऑलरेडी ऐड हो चुका है, 1 लाख पहले से था, बढ़ के 120 हो गया, यानी कि 20 ऐड हो चुका है। हमें ऐड दोबारा थोड़ा ही करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ ओपनिंग यहाँ क्लोजिंग आता है। नीचे कहता है मेरे बच्चे, नीचे कहता है यहाँ पे कि देयर वर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कैश सेल्स, मतलब इस साल जो आपका सेल्स हुआ है उसमें कैश पर भी सेल्स है, बट कितना वो कहता है हम नहीं बताएंगे, खुद निकाल लो। हाँ, उसने क्रेडिट परचेज यानी कि 2 परचेजेज आपको बता दिया कि जो आपका परचेज है क्रेडिट पे, वो अमाउंट आपको कितना बता रहा है यहाँ पे क्रेडिट परचेज, सर 2,30,000, ठीक है। कहीं पर भी क्वेश्चन में कैश परचेज का नाम नहीं लिया बच्चे, तो कैश परचेज नहीं है। हमने कहा था कैश परचेज तभी होगा, कैश सेल्स तभी होगा जब क्वेश्चन उस नाम को यूज करेगा, अदरवाइज हम नील मानते उसको। एक प्रोविजन बनाना है, हमने डेटर्स खामखा बाहर कर दिया तो कोई बात नहीं, हम बाद में सही कर लेंगे, बट यहाँ पे एक नाम लिख देता हूं, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। कितना प्रोविजन बोलना बनाने के लिए आपको, सर ये कहता है 10% ऑन डेटर्स। कर लो ना, डेटर्स आपके 1,40,000 के एंड में है, इसका 10% अगर हम निकालते हैं तो 14,000 का अमाउंट निकल के आता है। इस 14,000 को ऐसे तो यहां लिखते हैं, बट हमें पूर्वजों ने कहा कि यहीं से माइनस करते हुए दिखाइए, तो मैं अंदर कर देता हूं 140 यहां, और लेस आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, शॉर्ट में लिखा प्रोविजन फॉर डीडी, डाउटफुल डेब्ट आपका कितना जी 14,000। जगह कम है ना, मैं क्या करूं, गलती क्या था, पहले मुझे जगह छोड़ के लिखना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, 126 बाहर चला गया। हाँ, अरे हाँ, वो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक तो समझाने के चक्कर में रुकी गया आपसे। ओपनिंग स्टॉक जरा बताओ कितना था, इसलिए मैं नहीं समझाना चाहता, मैं चाहता हूं बस क्वेश्चन कर दूं, क्योंकि जब समझाना आपको शुरू करता हूं मैं भूल जाता हूं कि मुझे इसको लिखना भी था। और यहाँ पे आपका क्लोजिंग स्टॉक, वो क्लोजिंग स्टॉक कितना एंड में आपका यहाँ पे 20,000 का अमाउंट, ये लीजिए, ये भी हो गया। ओपनिंग स्टॉक भी आ गया, क्लोजिंग भी आ गया, परचेज भी आ गया। और भी कुछ क्वेश्चन में है क्या, नहीं सर। अब आप ढूंढते हैं कि आखिर मिसिंग क्या क्या है मेरे बच्चे, अंतिम क्वेश्चन है, तो मैं एक काम करता हूं, थोड़ा सा ब्लू पेन भी क्यों ना यूज कर लूं। मुझे कैश सेल्स तो निकालना है। आप देखो क्वेश्चन में क्रेडिट सेल्स भी नहीं दिया हुआ, सब क्रेडिट सेल्स होगा, क्यों नहीं होगा, जब डेटर्स हमारे क्वेश्चन में है तो क्रेडिट सेल्स तो होना ही चाहिए, यानी कि ये 2 चीजें यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है ना, 2 चीजें। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में है नहीं बता रहा तो फिर वो नील है, मतलब आप अगर इनको पता कर लो तो सेल्स निकल के आ जाएगा, फिर आप बहुत आसानी से यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं। इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम यहाँ लिखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट को, और फिर ग्रॉस प्रॉफिट से इनको माइनस करके मैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकाल सकता हूँ। इसको निकालना कोई दिक्कत थोड़ी है। हमें ओपनिंग बैलेंस शीट में हर एक एसेट्स लायबिलिटी पता है, तो मैं यहाँ पे कैपिटल तो बैलेंसिंग फिगर से बहुत आसानी से निकाल सकता हूं, और क्यों रुकूंगा, अभी ही निकाल लेता हूं ना, अभी ही निकाल लेता हूं। जरा देखो क्या आपका है, फर्नीचर स्टॉक 160, 260, 280, 3,02,000 मेरे बच्चे यहाँ पे आ गया 3,02,000। एक बार चेक कर लेता हूं दोबारा, ठीक है, 3,02,000 यहां भी लिखिए, और इसमें से माइनस करो 52, तो 2,50,000 का अमाउंट निकल के आ गया, है ना। यही तो आपका कैपिटल आ गया 250 का अमाउंट। मेरे बच्चे ये ओपनिंग कैपिटल है, इसको आप 250 यहां लिख दो। मतलब अब हमारा सब कुछ जो है वो इस 2 आइटम पे आके टिक गया है। और चेक करते हैं, बाकी सब पता है ना, फर्नीचर का ओपनिंग क्लोजिंग पता है, स्टॉक का ओपनिंग
हमें क्लोजिंग पता है, डेटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग पता है, प्रीपेड आपका हो चुका, कैश आपका हो चुका। ओहो, हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर्स भी नहीं पता। क्लोजिंग बैलेंस निकाल लूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं स्टार्ट करता हूं, और मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि आप ऑलरेडी समझ चुके हैं ये चीजें कैसे बनेंगी। एक वर्किंग तो हमारा हो चुका है। मैं वर्किंग नोट्स नंबर 2 पे आता हूं। 2 बता दो, 2 में पहले मैं क्या निकाल दूं? आप जो बोलोगे वही निकालूंगा। आप बताओ मैं क्या निकालूं? जो बोलोगे वही निकालूंगा। सर पहले आप सेल्स निकाल दो। नहीं बच्चे, वो नहीं निकालूंगा मैं, वो तो बाद में भी कर लूंगा। पहले क्रेडिटर्स निकाल देता हूं, क्योंकि यहां पे सारी बातें हमें क्रेडिटर्स को लेकर पता है, तो क्रेडिटर्स अकाउंट बना देता हूं। फिर आपने सर हमसे पूछा ही क्यों? क्या चला जाएगा पूछने से? मन तो मेरा जो होगा वही करूंगा। आप लिखो क्रेडिटर्स का बाई बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस। फिर यहां पे टू बैलेंस सीडी, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस। इस अकाउंट के बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन बाय क्रेडिट परचेज, बाय क्रेडिट परचेज। और इस अकाउंट के घटने का सबसे बड़ा रीजन मेरे बच्चे टू कैश, यानी कि पेमेंट हो जाना। इन 4 में से 3 को वो बताएगा ही बताएगा, चौथा आपको ढूंढ लेना होगा। तो देखो ना क्या क्या पता है, क्या क्या निकालना है। बताइए क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस सर 40,000। क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस सर वही तो निकालना है। ठीक है, तो क्रेडिट परचेज बता रहा होगा। हाँ, कितना बताया था क्रेडिट परचेज आपका? 2,30,000। और ढूंढो ना क्रेडिटर्स को पेमेंट कितना हुआ है। तो सेकंड टेबल में कह तो रहा है कि पेड टू क्रेडिटर्स आपका 2 लाख रुपए का अमाउंट आपका है। 2 लाख रुपए का अमाउंट है। 2 लाख वे पेड टू क्रेडिटर्स आपका। बात समझ आ रही है सर? हाँ। क्या क्रेडिटर्स के लिए कुछ और भी छोटी छोटी बातें हैं क्या? कोई डिस्काउंट, कुछ ऐसी कुछ वैसी बातें? नहीं सर। तो अब बता दो ये बैलेंसिंग फिगर कितना, बताओ क्या दिक्कत है इसमें? ये 2,70,000 का अमाउंट हो गया। यहाँ पे आपका 2,70,000 का अमाउंट, 270 में 2 गया तो 70,000 का अमाउंट यहाँ आ गया। और हमारा जो क्रेडिटर्स है मेरे बच्चे, वो आपका यहाँ पे 70,000 का अमाउंट निकल के आ गया। हो गई बात? आप सुन लो मेरी बातें सर? हाँ सर। अब आप सेल्स निकालते हैं। बताओ पहले कैश या क्रेडिट? आप जो बोलोगे वही करूंगा। सर पहले क्रेडिट सेल्स निकालो। तो ठीक है, डेटर से काउंट, डेटर से ही तो निकलेगा मेरे बच्चे। डेटर्स आपके एसेट्स होते हैं, डेबिट बैलेंस, टू बैलेंस बीडी। क्लोजिंग बैलेंस आपका बाई बैलेंस सीडी। डेटर्स के बढ़ने का सबसे मेन रीजन टू क्रेडिट सेल्स, और इसके घटने का सबसे मेन रीजन टू बाय आपका कलेक्शन, यानी कि बाय कैश अकाउंट। छोटी छोटी बातें होगा तो बताएगा। चेक करो आप, डेटर्स का ओपनिंग कहता है 1,20,000, और इसका क्लोजिंग कहता है 1,40,000। फिर आपका यहाँ पे डेटर से जो कैश रिसीव हुआ वो कहता है 4,20,000। ये भी हो गया। क्या कुछ डेटर्स के बारे में और भी है क्या? सर प्रोविजन है। आप जानते हैं कि प्रोविजन से डेटर्स अकाउंट में कोई इंपैक्ट नहीं होता। ये तो डाउट है जो आपको क्रिएट हुआ है, डाउट, डूबा नहीं है। तो बस बैलेंसिंग फिगर, फाइनल अकाउंट में बात बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाया हुआ है। तो मेरे बच्चे 5,60,000, 5,60,000, इसमें से 120 गया तो 4,40,000। ये आ गया बैलेंसिंग फिगर। तो ये क्रेडिट सेल्स हो गया आपका। क्रेडिट सेल्स कितना आ गया जी? 4,40,000। मेरे बच्चों बस एक कदम दूर हमें कैश सेल्स को ढूंढना है, और कैश सेल्स को ढूंढने के लिए मैं क्या करूंगा कि यहां पे आपका एक आपका अकाउंट बनाऊंगा कैश सेल्स की। तो थर्ड वर्किंग हो गया। फोर्थ, कैश सेल्स की सारी बातें कैश अकाउंट से होके गुजरती हैं। ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो हम यहाँ पे कैश अकाउंट बनाकर और फिर यहाँ पे हम कैश सेल्स को ढूंढने की कोशिश कर लेते हैं। ठीक है ना? आओ ना जरा बताओ, कैश का ओपनिंग बैलेंस लिखो यहाँ पे, टू बैलेंस बीडी। कुछ भी पता करना है बहुत आसानी से, अकाउंट बनाइए, सब निकलते चले जाएंगे। 22,000। कैश का क्लोजिंग लास्ट में, थोड़ा बड़ा अकाउंट बनाना, कुछ
कम ना पड़ जाए जगह, मेन चीज ये है। वो कितना जी 6000। फिर मेरे बच्चे जो भी कैश आया गया उसको रिकॉर्ड करो। जैसे कि कहता है डेटर से पैसे आए हैं, 2 डेटर्स, कितना 4,20,000। क्रेडिटर्स को पे किया आपने, बाय क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को हमने पे किया है 2 लाख रुपीज का अमाउंट, 2 लाख। ट्रांसपोर्टेशन पे हमने 40,000 एक्सपेंस किया है, बाय ट्रांसपोर्टेशन 40,000 का अमाउंट आपका यहां पे। ड्राइंग्स किया था 1,20,000, तो मेरे बच्चे ड्राइंग से भी पैसा चला गया। ये कैश अकाउंट है, जितना कैश आया गया वो दिखा जा रहा है। सन्ड्री एक्सपेंस के नाम पे 140 पे किया, सन्ड्री एक्सपेंस के नाम पे 140 पे किया। सर नहीं, सन्ड्री एक्सपेंस तो इतना एक्सपेंस है, बदमाश में एक्सपेंस नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं कैश कितना पे किया, कैश तो 140 पे किया। फर्नीचर जो परचेज हुआ यहां पे, उस फर्नीचर को परचेज करने के ऊपर भी आपने 20,000 का पेमेंट किया है, 20,000। और कुछ नीचे बता रहा पेमेंट नहीं सर। कैश सेल्स हो तो हमें निकालना है, यहां पे कैश सेल्स जो है वो कहता पता कर लो आप, कंसिडरेबल अमाउंट है, मतलब एक अच्छा अमाउंट है, बट कितना पता कर लो, तो हम पता कर लेंगे। क्रेडिट परचेज से इस पे कोई इंपैक्ट नहीं, प्रोविजन बनाने से कोई इंपैक्ट नहीं। क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया, आप जल्दी से चेक कर लो कितना अमाउंट, 240, 340, 360, 45, 520, 526, इधर आ गया 526। दोबारा देखते हैं, 240, 340, 360, 465, 520, 526। तो ये जो 526 आपका है, 526, इसमें से 442 माइनस कीजिए, 442, तो अमाउंट आ गया 84,000, 84,000। दिस इज कैश सेल्स। और मेरे बच्चे यही 84,000 आप यहां लिखेंगे। फिर इस सेल्स को बाहर कर दो, कितना जी 5,24,000, दोनों को ऐड करके अब जीपी निकाल दो। आप समझ रहे हो कितना सिंपल क्वेश्चन है, आप कुछ भी कर सकते हो। 524 प्लस आपका 20,000 माइनस कीजिए कितना जी 290, 2,90,000, तो ये अमाउंट आ गया 2,54,000 का अमाउंट, 254। फिर ग्रॉस प्रॉफिट 254 आप यहां लिखिए, इसमें से इनको माइनस करो, 184 एंड 14,000, तो मेरे बच्चे ये आ गया 56,000 का अमाउंट आपका, ये हमारा 56,000 आ गया। आपको कैपिटल में एनपी यानी कि नेट प्रॉफिट 56,000 ऐड करना है। कैपिटल को बाहर कीजिए, 250 ऐड किया, माइनस कर दिया 120, तो ये आ गया 1,86,000। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारा दोनों से टैली कर जाए। 186 प्लस आपका 90,000, बचे 2,76,000। फिर आप यहां पे 140, 240, 266, 270, 276 लीजिए, दोनों साइड आपका टैली करके। आप मेरी बातें समझ रहे हो ना, मैं क्या बोलना चाहता हूं? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, चैप्टर इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। मैं आपको कैसे बताऊं सिंप्लिसिटी, इससे ज्यादा क्या होगी आपके लिए, बताओ जरा मेरे बच्चे। आप इसकी कॉपी कर लो। मैं सोच रहा हूं कि 1-2 क्वेश्चन और आपको अच्छे करा दूं, ताकि कुछ बचा नहीं है। फिर भी कुछ दिमाग से क्वेश्चन निकालता हूं और प्रैक्टिस कराता हूं, आपको अच्छा लगेगा। इसको मिटा दो आप। मैं चैप्टर जो है उसका प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट एक तरीके से फिनिश हो चुका है, बट 1-2 मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको रिवीजन के तौर पे, आपको अच्छा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा रिवीजन के तौर पे। और देखते हैं कि हम कैसे इस काम को करते हैं, ठीक है ना। आओ ना, मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, स्टार्ट कीजिए। लिखो जरा, टाइम की
टाइम की बर्बादी। सर मतलब बस ऐसे ही, कुछ है नहीं अब करने के लिए आपका, लिख लो आप जो मैंने लिखा। और देखो इसके अंदर में एग्जाम्पल नंबर 1 कहता है कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट, मैं कुछ क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूं आपके लिए। ग्रॉस प्रॉफिट ये कहता है कि 25% ऑन सेल्स है। ओपनिंग स्टॉक, ये क्वेश्चन आपका है, मैं लिख रहा हूं आपके लिए। ओपनिंग स्टॉक कहता है यहां पे आपका 40,000 है। परचेजेस जो आपके हैं वो कहता है 1,10,000। और जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक वो है आपका 30,000। तो बोलता है कि बताओ सेल्स जो होगा वो कितना होगा। क्या दिक्कत है यार, मैं सॉल्यूशन में मैं बहुत सिंपल तरीके में आपके लिए मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना देता हूं, क्योंकि सेल्स ये सब तो ट्रेडिंग अकाउंट से निकल के आता है। ये देखिए आपका ओपनिंग स्टॉक यहां दिया हुआ है, कितना है जी 40,000, लिखो ना मेरे साथ। परचेजेज भी आपको दिए हुए हैं, कितना 1,10,000। क्लोजिंग स्टॉक भी आपको यहां पे दिया हुआ है 30,000। ग्रॉस प्रॉफिट कहता है 25%, मतलब 25 1 जा 25 4 जा, यानी कि 1/4 ऑन सेल्स। ये कितना हो गया 1/4 ऑन सेल। ओहो, हमें सेल्स ही तो नहीं पता, सेल्स ही तो नहीं पता। कोई बात नहीं, सेल्स नहीं पता, कॉस्ट तो पता है मेरे बच्चे। आप मुझे बताओ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है। ओपनिंग स्टॉक मैंने समझाया पहले, परचेजेज 110, डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ है नहीं तो 0 मानेंगे, माइनस क्लोजिंग यानी कि 30,000, कितना आ गया 120, है ना। 120 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। तो आप मुझे बताओ अगर प्रॉफिट 1/4 ऑन सेल्स तो कॉस्ट पे कितना हो जाएगा। प्रॉफिट 1 रुपया, जब सेल 4 रुपया, तो 4 रुपए का सेल, 1 का प्रॉफिट, तो कॉस्ट कितना रहा होगा 3, यानी कि 1/3 ऑन कॉस्ट हो जाएगा। प्रॉफिट 1 रुपया जब कॉस्ट 3 रुपया, तो आप सीधे निकालो अब जीपी कितना आ गया 1,20,000 का 1/3 कितना आ गया जी 40,000। ये आपका आ गया यहाँ पे जीपी 40,000। तो अब कर लो जो सेल्स होगा वो बैलेंसिंग फिगर, ये कितना आ गया आपका 1,60,000। क्यों मेरे बच्चे ये सब क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, जरा बताओ क्यों नहीं कर पाएंगे। और मैं आपको बता दूं मुझे इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं थी। ये तो एक तरीका बताया मैंने, एक और तरीका बता देता हूं आपको, जो अच्छा लगे, कोई दिक्कत नहीं है मेरे बच्चे। प्रॉफिट कितना था 25% ऑन सेल्स। ध्यान से मेरी बात सुनना, बिना ट्रेडिंग अकाउंट बनाए बगैर भी काम चल सकता है। आप बताओ क्या सेल्स पता है क्या, नहीं पता। कॉस्ट पता है क्या, सर हाँ, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, कॉस्ट निकल जाएगा। तो आप कहना इसको इंटरप्रेट करना कि भैया प्रॉफिट 25 है जब सेल्स 100 है, यानी कि अगर सेल्स आपका 100 होता है और उसमें जीपी आपका कितना है जी 25, तो कॉस्ट आपका कितना रह गया 75। 100 रुपए में कोई सामान बेचता हूं, 25 रुपए उसमें प्रॉफिट है, तो कॉस्ट कितना हो गया 75। इनमें से कोई भी एक चीज पता होगा ना, कोई भी एक चीज, कोई भी एक, तो मैं बाकी की 2 चीजें निकाल सकता हूं। कोई भी एक पता हो, हमें इसमें से पता क्या, कॉस्ट पता है, हमने कॉस्ट निकाल दिया 120। आप देखो ना, अगर ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, कुछ भी निकाल सकते हो आप डायरेक्टली, तो कॉस्ट कितना निकला पहले बताओ। कॉस्ट निकला 120, देख रहे हो आप यहाँ पे 1,20,000। तरीका बता रहा हूं आपका दिमाग स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इस 120 को लिख दिया, ये कॉस्ट है मेरे बच्चे। जरा बताओ ये 120 इनमें से किसके बराबर है, सर कॉस्ट, यानी कि 75, जिसके बराबर हम उसे डिवाइड करते हैं। ये फिगर जिसके बराबर होता है उससे डिवाइड करते हैं, तो 75 के बराबर 75 किया, और जो निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट ना, तो
तो 25 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 40,000। ये देखो यहां भी 40,000 आया था। और एक्चुअली है क्या, ये 1/3 क्या था ना बच्चे, वही तो 1/3 है, 1/3 25 1 जा 3 जा 1/3, वही काम कर रहा हूं, समझाने का समझने का तरीका है, मैथमेटिक्स है, तीसरी चौथी क्लास का, पांचवी क्लास का, जैसे कर लो, क्या जाता है। अगर मुझे सेल्स अगर निकालना होता ना डायरेक्टली, तो सेल्स में डायरेक्टली इससे निकाल सकता हूं। हमें पता क्या है, कॉस्ट कितना 120। अब तो ये 1,20,000 इनमें से किसके बराबर है? सर ये कॉस्ट है 75 के बराबर, जिसके बराबर उससे डिवाइड करो। और जो आपको निकालना है, सेल्स निकालना है ना, तो सेल्स के रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो, 1,60,000। ये देखो यही फिगर आ गया। आपकी मर्जी, जैसे कर लो, आपको जैसे समझ में आ जाए। सर पूरी बात नहीं समझ में आई, दोबारा वीडियो रिमाइंड कीजिए दोबारा। मेरा काम हजारों तरीके बताने हैं, मैं वो तरीके बताऊंगा, बाकी आप अपने हिसाब से कर लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद एक एग्जांपल और मैं देता हूं। आज अब आपको पता है समय की बर्बादी हो रही है, क्योंकि ये बातें मैं पहले ही आपको सिखा चुका हूं, लेकिन मुझे आपसे बातें करने का बहुत मन कर रहा है मेरे बच्चे। एग्जांपल नंबर 2 एक और लिख लो, यहां पे कहता है कि फर्म सेल्स गुड्स एट कॉस्ट प्लस 25% का मतलब होता है प्रॉफिट मार्जिन 25% ऑन कॉस्ट है। और कहता है कि सेल्स टू क्रेडिट कस्टमर, जो क्रेडिट कस्टमर्स आपके हैं, मतलब क्रेडिट सेल्स जो आपका है, वो कहता है कि आपका ये आपका 3/4 है, 3/4 ऑफ टोटल, मतलब टोटल सेल्स जितना भी है उसका 3/4 तो क्रेडिट पे बिका, और वो अमाउंट कहता है कि 1,80,000, 180। ओपनिंग स्टॉक कहता है कि आपका यहां पे 20,000 है, और जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक वो कहता है मेरे बच्चे 15,000, 15,000 रुपए। बोलता बोल कि कैलकुलेट परचेजेज, आपको यहां पे परचेज निकालना। सर ये कैसे निकलेगा? बहुत सिंपल है, आप लिख लो पहले यहां पे। आप एक काम करो, कोई भी ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम होना और आपको ना समझ में आए तो पहले आप मेमोरेंडम, मतलब रफ मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना लो, और इसको बनाकर आप पहले इसमें आने वाली चीजें लिख दो, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक कितना बता रहा है, 20,000। परचेजेस, ओहो यही हमें निकालना है, छोड़ दो। सेल्स कहता है कि टोटल सेल्स का 3/4 क्रेडिट पे है, मतलब यानी कि यहां पे क्रेडिट पे भी रहा होगा सेल्स और कैश पे भी रहा होगा। देख लेंगे कितना अमाउंट है। हाँ क्रेडिट सेल्स तो बता दिया, क्रेडिट सेल्स कितना है जी 180, क्रेडिट कस्टमर को जो सेल किया, मतलब ये आपका है इतना। और क्लोजिंग स्टॉक आपका यहां पे, क्लोजिंग स्टॉक ये कितना बोल रहा है 15,000। डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं बता रहा तो नहीं है। अब हमारा यहां पे बच जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। मेरे बच्चे आप इतना सब पढ़ चुके हो, हमें परचेजेज निकालना है, तो इसको निकालने के पहले इन दोनों को ढूंढना पड़ेगा, ये तभी बैलेंसिंग फिगर से निकलेगा। ये तो पक्का है, जो निकालना है वो बैलेंसिंग फिगर से निकलेगा, इन दोनों को ढूंढना पड़ेगा। अब जरा समझो, कहता है कि जो गुड्स बिक रहा है कॉस्ट प्लस 25%, इसका मतलब होता है, मैं लिख दूं यहां पे, इट मीन्स, इसका मतलब है, इट मीन्स कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कितना बता रहा है 25% ऑन कॉस्ट
है ना, ये कॉस्ट के साथ है ना। इसका ये मतलब होता है बच्चे, इस सेंटेंस का मतलब होता है कि जो प्रॉफिट मार्जिन जो आपका है सेल्स में वो 25% ऑन कॉस्ट है। 25% का मतलब क्या हो गया, 1/4। तो या तो सिंप्लीफाई कर लो, ऐसे भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या आपको कॉस्ट पता है? अभी नहीं पता। क्यों? कॉस्ट के लिए ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग चाहिए, यही नहीं पता है, तो कॉस्ट से तो काम नहीं चलेगा। यानी कि हमें सेल्स पे इस रेशियो को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मेरे बच्चे, आपका ग्रॉस प्रॉफिट 25% यानी कि 1/4, ये आपका 1/4 ऑन कॉस्ट हो गया, तो 1/5 ऑन सेल्स हो जाएगा। मैंने आपको ये फाइनल अकाउंट में समझाया हुआ है। 4 रुपए की कॉस्ट है, 1 रुपए का प्रॉफिट है, तो सेल कितने में करूंगा, 5 में। तो प्रॉफिट 1 रुपया होगा जब सेल 5 रुपीज का होगा। तो ठीक है, कॉस्ट नहीं पता, मैं सेल्स पता कर सकता हूं। सेल्स में क्रेडिट पता है, कैश सेल्स हमें निकालना होगा, तब जाकर टोटल सेल्स पता चलेगा। देखो हम कैसे करते हैं, ऐसे बहुत सिंपल तरीका है, बट मैं समझाऊंगा। मेरे बच्चे, इसका मतलब होता है कि जो आपका क्रेडिट सेल्स है वो 3/4 ऑफ टोटल सेल्स है। इसका मतलब होता है, इसका मतलब कि आपका क्रेडिट सेल्स जो है 3 रुपीज का है, जब टोटल सेल्स आपका 4 रुपीज का है। तो सोचो, अगर हमारा टोटल सेल्स 4 रुपीज का होता है, इसमें क्रेडिट सेल्स अगर आपका 3 का है, तो कैश सेल्स कितने का हुआ होगा, 1 रुपए का। इक्वेशन कहता है कि 4 रुपए का टोटल सेल्स करते हो, 4 में से 3 रुपए का सेल्स जो आपका है वो क्रेडिट पे है, तो 1 रुपए क्या हुआ, कैश पे हो गया। बोलो ना हाँ। अरे इसमें से कोई भी एक चीज पता होगा, कोई भी एक पता होगा, बाकी की 2 चीजें निकाल सकते हैं। कोई भी एक पता होगा, बाकी की 2 चीजें, कोई भी एक पता होगा, बाकी की 2 चीजें। मतलब इसमें से जरा बताओ, आपको क्या पता है? सर हमें क्रेडिट सेल्स पता है 180, निकालना क्या है, कैश सेल्स। लिख लो आप यहां पे, अगर आपको कैश सेल्स निकालना है तो पहले जो पता है उस अमाउंट को लिख दो, 180। अब बताओ ये 180 इनमें से किसके बराबर है? इसमें से किसके बराबर? ये क्रेडिट सेल्स है 3 के बराबर, जिसके बराबर डिवाइड। और जो आपको निकालना है, कैश सेल्स निकालना, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो। जो निकालना उसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गया आपका कितना जी, 60,000। 60,000। तो मेरे बच्चे, कैश सेल्स जो है वो 60,000 आपका आ गया। तो ये टोटल कितना हो गया, 2,40,000। 240। सर क्या डायरेक्टली हम 240 नहीं निकाल सकते? निकाल सकते थे मेरे बच्चे। अगर मैं टोटल सेल्स निकालना चाहता डायरेक्टली, तो मैं पता मैं क्या करता, वो जो फिगर पहले पता वो लिख दो, 180। ये क्या है, क्रेडिट सेल्स, यानी कि 3 के बराबर, जिसके बराबर डिवाइड। जो आपको निकालना है, यहां पे कैश सेल्स निकालना था तो 1 से मल्टीप्लाई किया, टोटल सेल्स निकालना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ गया, 2,40,000। ये डायरेक्टली आप निकाल सकते हो, डायरेक्टली आपकी मर्जी, जैसे करो पूरे मार्क्स मिलेंगे। ओहो, चलो अब हमारा सेल्स पता चल गया, जीपी निकाल लो। जीपी कितना है जी, तो 1/5 ऑन सेल्स, यानी कि ये जो सेल्स है मेरे बच्चे 2,40,000, इसका 1/5 कितना हो गया, 48,000। और अब बस खत्म हो गया, सारी बातें कंप्लीट। बताओ ना परचेज कितना आ गया, तो 2,40,000 प्लस 15,000 माइनस 20,000 और माइनस आपका 48,000, ये आ गया 1,87,000। लीजिए परचेज निकल के आ गया आपको 187। समझ लो, ये इक्वेशन बनाना हुआ मेरे बच्चे, कुछ भी देगा आप कुछ भी निकाल सकते हो। और सिंगल एंट्री में ये सब यूज होता है। अभी आप थोड़े बड़े हो जाओगे, कभी कभी क्या होगा, जैसे आपने जो क्वेश्चन किया उसमें कहीं पे बड़े क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट का रेट नहीं दिया था, जीपी निकालना पड़ा। कभी कभी ग्रॉस प्रॉफिट का रेट ही दिया रहेगा और क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग होगा, तो वो भी निकाल सकते हैं। सब कुछ मैंने आपको बताया है, आपको सब कुछ बताया है। मैं थोड़ा सा और आपको आगे लेके चलता हूं, कुछ अच्छी बातें और करना चाहता हूं। चलो आज इसको भी मिटाता हूं, एग्जाम्पल एक और बनाता हूं। इस बार मैं अपने मन से बनाता हूं आपके लिए खासकर।
लिखो यहां पे, लो एग्जांपल नंबर 3 कहता है कि कैश सेल्स, ये आपका 5 लाख का अमाउंट है, और कहता है कि जो आपका क्रेडिट सेल्स है, क्रेडिट सेल्स वो आपका कहता है 4/5 ऑफ टोटल सेल्स है। तो बोलता है कि कैलकुलेट, आप जरा बताओ क्रेडिट सेल्स कितना है, क्रेडिट सेल्स एंड टोटल सेल्स आपसे पूछता है, तो मैं क्या करूंगा? वेरी सिंपल, ये देखो आप, पर बच्चे इस इक्वेशन को इंटरप्रेट करना पड़ेगा। क्रेडिट सेल्स 4 रुपीज का, जब टोटल सेल्स 5 रुपीज का, तो जरा सोचो लेट सॉल्यूशन में हम लोग कि अगर इक्वेशन के मुताबिक टोटल सेल्स अगर आपका 5 रुपीज का होता है और इसमें से क्रेडिट पे जो सेल्स हुआ, मतलब 5 रुपीज का सेल करता हूं टोटल, तो 4 रुपीज क्रेडिट पे है, तो कैश पे कितना रहा होगा? बोलो बोलो, कैश पे कितना? 1 रुपीज। 5 में 4 क्रेडिट पे, तो 1 क्या हो गया? कैश पे हो गया। हुआ ना बच्चे? अरे बोलो ना। हाँ, इनमें से कोई भी एक चीज पता होगा, मैं बाकी की 2 चीजें निकाल सकता हूं। हमें पता क्या? कैश सेल्स निकालना, क्या क्रेडिट सेल्स। तो ये लीजिए, हमने यहां लिखा क्रेडिट सेल्स निकालना हमने। कैसे निकालूंगा? तो कैश सेल्स यानी कि 5 लाख। बताओ ये 5 लाख इस तीनों में से किसके बराबर? 1 के बराबर, जिसके बराबर डिवाइड। जो निकालना है, क्रेडिट सेल्स निकालना है, तो 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? 20 लाख। और अगर आपको टोटल सेल्स निकालना है तो 2 तरीका आपके पास है, क्रेडिट पे 20 और कैश पे 5, कितना हो गया? 25 लाख, ऐसे निकल गया। या फिर आप करो ऐसे, 5 लाख यहां लिखो, ये कैश सेल्स 1 के बराबर, तो टोटल यानी कि 5 के बराबर कितना? 25, ऐसे निकल के आ जाएगा, आपकी मर्जी। अब समझो मेरी बात ना सर? हाँ, एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग। एग्जांपल 4 कहता है कि आपका कैश सेल्स 8 लाख का अमाउंट है, और जो आपका क्रेडिट सेल्स है वो कहता है 4/5 ऑफ टोटल सेल्स, टोटल सेल्स कहता है इस बार। अच्छा 1 मिनट, मुझे इसमें थोड़ा सा एक चीज और ऐड कर दूं, एक छोटा सा पॉइंट। बोलता है कि कैलकुलेट क्रेडिट सेल्स, टोटल सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ सेल, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल इफ प्रॉफिट इज 20%। तो मेरे बच्चे अब यहां पे ये तो निकल गया, ये भी निकल गया, पहले बस छोड़ दो, पहले इसको थोड़ा सा पूरा कर लो। हमें कॉस्ट ऑफ सेल निकालना है। आप जानते हैं कि अगर हमें कॉस्ट ऑफ सेल निकालना है, मैंने आपको समझाया हुआ है कॉस्ट ऑफ सेल, तो हम लोग क्या करते हैं जी? हम लोग आपका सेल्स में से, टोटल सेल्स में से हम ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं, या फिर फॉर्मूला था ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, तो दिया नहीं है, हम इस तरीके से निकाल लेंगे। टोटल सेल्स कितना आ गया? 25 लाख। प्रॉफिट कितना है? 20%। अगर ना बताए 20% किस पे, तो हमेशा माना जाएगा सेल्स पे, हमेशा। अगर ये ना बताए कि ये मार्जिन किस पे, तो हमेशा क्या माना जाएगा? सेल्स पे। तो 20% से सेल्स कितना है? 25। तो मेरे बच्चे 25 लाख का 20%, यानी कि 5 लाख तो ये हो गया, तो 25 माइनस 5 ये आ गया 20 लाख का अमाउंट। ये हमारा कॉस्ट ऑफ सेल हो गया, समझ रहे हो? अब इसके बाद मैं और भी काम कर सकता था। मैं आपको क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक बता देता, क्लोजिंग स्टॉक बता देता, बोलता बताओ परचेज कितना है, तो फॉर्मूला लगा के, जानते हो ना इसका फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो इसमें से कोई भी 2 चीज दूंगा, एक मिस कर दूंगा, तो वो निकाल लोगे फॉर्मूला पे। ये तो मैं सिखा चुका हूं। इस क्वेश्चन में क्या करने वाला हूं? थोड़ा सा गेम खेलना चाहता हूं आपके साथ। देखो गेम क्या है। कहता है कि आपका
कैश सेल्स आपका इतना, क्रेडिट सेल्स आपका इतना है, और फिर कहता है कि आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो आपका 1/4 ऑन कॉस्ट। बोलता है कि कैलकुलेट, क्या निकालना है, टोटल सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ सेल। बोलता बताओ ये कितना होगा। आओ ना सॉल्यूशन में, पहले मैं टोटल सेल्स निकालता हूं। अरे कहता है कि क्रेडिट सेल्स आपका 4/5 ऑफ टोटल सेल्स है और कैश सेल्स दिया हुआ है, तो हमें इसको पहले इंटरप्रेट करना पड़ेगा। लेट टोटल सेल्स आपका 5 और इसमें क्रेडिट सेल्स जो है वो कितना है 4, तो आपका कैश पे जो हमने सेल किया होगा वो कितने रुपए किए होंगे 1। कोई भी एक पता होगा, बाकी की 2 चीजें निकाल सकता हूं। अगर हमें टोटल सेल्स निकालना है, मैं डायरेक्टली निकालूंगा टोटल सेल्स, तो मैं क्या करूंगा जी, जो पता है 8 लाख पहले वो लिखो। अब ये 8 लाख किसके बराबर, 1 के बराबर, 1 से डिवाइड। निकालना क्या है टोटल सेल्स, तो 5 से मल्टीप्लाई। अगर क्रेडिट सेल्स निकालना होता तो मैं इससे मल्टीप्लाई करता, तो ये हो गया 40 लाख रुपए, 40 लाख। चलो एक चीज तो निकल गया। अब कहता है कॉस्ट ऑफ सेल निकालो। तो मेरे बच्चे कॉस्ट ऑफ सेल यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए आप क्या करते हैं, हम लोग सेल्स में से यानी कि टोटल सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट को हटा देते हैं, है ना सर। हाँ, सेल्स बताओ कितना है सर, 40 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है सर, ये 1/4 ऑन कॉस्ट कह रहा है। ओहो, हमें तो कॉस्ट पता ही नहीं है, हमें तो सेल्स पता है। और ये कहता है कि आपका 1/4 ऑन कॉस्ट। यहां ठीक था, यहां क्या था जी, ये सेल्स पे था और हमने सेल्स ही निकाला था, आराम से काम कर लिया। तो कोई बात नहीं, ये भी तो सिखाया है। 1/4 अगर हमें सेल्स पता है और रेशियो कॉस्ट पे है तो सेल्स पे कन्वर्ट कर दो। क्या बताया था याद है आपको, प्रॉफिट आपका 1 रुपया जब कॉस्ट 4 रुपया। तो सोचो ना, यहां पे मैं दिखा रहा हूं, लेट कॉस्ट अगर आपका 4 रुपीज है, प्रॉफिट यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना बता रहा है 1, तो सेल कितने में करोगे आप 5 में, यही तो होगा इसका मतलब। तो मेरे बच्चे इनमें से कोई भी एक चीज पता होगा, बाकी की 2 चीजें निकाल सकता हूं। तो मैं अगर ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो, पहले 2 तरीका, कंफ्यूज नहीं होना, मैं पहले रेशियो कन्वर्ट करना दिखा दूं जो पहले भी सिखाया था। 1/4 ऑन कॉस्ट तो सेल पे कितना, प्रॉफिट 1 जब सेल कितना है 5, 1/5 ऑन सेल हो गया। तो डायरेक्टली कर लो, आपको सेल्स पता है ना 40 लाख, तो हमने कहा कि 40 लाख रुपीज का कितना जी 1/5, यानी कि ये कितना आ गया 1/5 8 लाख, तो 40 - 8 कितना हो गया 32 लाख। ऐसे भी निकाल सकते हो। एक दूसरा तरीका, दूसरे तरीके में क्या है, पहले इस इक्वेशन को बना लो। अब इसमें से जो पता है, सेल्स हमें पता है 40 लाख, उसको हमने लिख दिया। आपकी मर्जी, जैसे कर लो, पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये सेल्स जो आपका 40 लाख से कहां गया, ये जो आपने निकाला 40 लाख का अमाउंट किसके बराबर है सर 5 के बराबर, तो 5 से डिवाइड कर दो। निकालना क्या है कॉस्ट, कॉस्ट कितना 4, मल्टीप्लाई कर दो 32 लाख, सेम आंसर आएगा। जैसे कर लो, आप बात समझो ना, एक ही काम करने के तो हजारों तरीके हैं। तो ये मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स है। आपको मैंने फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट में बहुत तरीके से इसके बारे में समझाया है, कुछ नया नहीं आपके लिए। सर अब ठीक है, अब समझ में आ गया सर, अब छोड़ दो, आप इसकी थ्योरी करा दो। एक क्वेश्चन और करा देता हूं, उसके बाद 11th 12th क्लास के बाद जब इस चैनल पे आपका पर्पस पूरा हो जाएगा, तो एक तो 2 काम आप जरूर करेंगे। जिस दिन इस चैनल का पर्पस पूरा हुआ, आप इंश्योर करेंगे कि आपके जाने के बाद आपके थ्रू कम से कम 20 बच्चे यहाँ पे ऐड हों।
ये इंश्योर करना होगा। एक बच्चा 20 बच्चों के बीच में एजुकेशन को फ्री में जो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ उसको फैलाएगा। और इसके बाद मेरे बच्चे मेरा सेकंड चैनल संतोष कुमार के नाम से आपका है, जहाँ पे हम लोग बड़े बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं। आप CA, CMA, CS, BCom कुछ भी कर रहे हो, आप वहाँ पे आके हमारे नॉलेज को गेन करें। ऑल द बेस्ट बच्चे। थैंक यू जी। लिखिए मेरे साथ यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल 5 कहता है आपको सेल्स आपको दिया हुआ है, सेल्स यानी कि टोटल सेल्स, ये मान लो कहता है आपका 80,000। परचेजेज आपके दिए हुए हैं, परचेजेज, और परचेज कहता है यहां पे 60,000। क्लोजिंग स्टॉक भी आपको दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक, और वो क्लोजिंग स्टॉक कहता है आपका यहां पे 8,000। मेरे बच्चे लॉस, ओहो, प्रॉफिट नहीं, लॉस, लॉस यानी कि ग्रॉस लॉस। ये कहता है आपका 16 ऑन कॉस्ट। लो, कैलकुलेट ओपनिंग स्टॉक। बोलता है कि ओपनिंग स्टॉक निकालो। जब मैं कुछ भी नहीं समझ पाता तो मैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना के समझाना शुरू करता हूं, मतलब समझना शुरू करता हूं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू। उसके बाद तो आप जब समझ जाओ तो जैसे भी लिख लो, क्या जाता है। ये लीजिए, ओपनिंग स्टॉक नहीं पता, हमें निकालना है, ठीक है। परचेजेज हमें दिया हुआ है कितना, 60,000। हमें सेल्स भी यहां पे पता है कितना जी, 80,000। क्लोजिंग स्टॉक भी हमें पता है, क्लोजिंग स्टॉक कितना, 8,000। ध्यान से बच्चे, इस पर प्रॉफिट नहीं लॉस हुआ है, तो ग्रॉस प्रॉफिट यहां पे आता है, ग्रॉस लॉस यहां पे आएगा, और फिर ये तो फिर निकल के आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर से। मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब क्या, कुछ नहीं, ये 16 कहता है कॉस्ट पे। कॉस्ट तो पता नहीं है, कॉस्ट के लिए ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग होता है, ये तो हमें पता ही नहीं है। हमें सेल्स पे जाना पड़ेगा, इक्वेशन को चेंज करना होगा। बहुत ध्यान से देखना बच्चे, रटते हैं बट आपको समझना होगा, रटना नहीं होगा। ये देखो, ग्रॉस लॉस 1 रुपया है, जब कॉस्ट कितना है 6। लॉस आपको 1 रुपए का हुआ जब कॉस्ट कितना 6। इसका मतलब होता है, इसका मतलब कि मेरे बच्चे लेट, मान लो कॉस्ट जो लगा वो कितना 6, इसमें जब 6 रुपीज का कॉस्ट लगा तो बेचने पे आपको प्रॉफिट नहीं लॉस हुआ, और लॉस कितना 1 रुपए का। तो बताओ सेल हमने कितने में किया होगा। अगर इस मार्कर को बनाने में मुझे 6 रुपीज कॉस्ट लगे हैं, 6 रुपए मैंने इसमें लगाया है इसको बनाने में, 6 रुपीज, और 6 रुपए में मेरे बच्चे 1 रुपया का मुझे लॉस हो गया। 6 रुपीज में 1 का मुझे क्या हुआ है, लॉस हुआ है, लॉस। तो हमने सेल कितने में किया होगा, बोलो बोलो। 6 रुपीज में बनाया और बेचने गया तो 1 का लॉस हो गया, तो बेचा कितने में, 5 में। यही तो होगा, 6 रुपए में सामान बनाया, 1 का लॉस, तो 5 में बेचा होगा। रटना नहीं कि हमेशा इसको ऐड करना है, प्रॉफिट हुआ तो प्लस, और मतलब इक्वेशन आपको दिमाग में बैठना चाहिए। तो अब ग्रॉस लॉस निकालो ना, ग्रॉस लॉस निकाल लो। कैसे निकालेंगे, ये देखो, हमें सेल्स पता है 80,000, लिख दिया हमने यहां पे 80। ये 80,000 किसके बराबर है, सेल यानी कि 5 के बराबर है ना बच्ची, सेल्स है, तो जिसके बराबर डिवाइड करो। निकालना क्या है, लॉस ना, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 16,000। बस अब आपका बैलेंसिंग फिगर ये आ जाएगा। कितना निकल के आ रहा है, चेक कर लो जी। इधर आ गया 1,04,000। 1,04,000 में आपका 60 यानी कि ये आ गया 44,000, ये हो गया।
समझ रहे हो मेरी बात, मैंने क्या बताया? सर हाँ, आप एक और भी तरीके से कर सकते थे, वो बता दूं मैं? सर नहीं सर, बस जैसे कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम कैसे भी कर सकते हैं, बस हमें पता होना चाहिए कि चीजें कैसे चल रही हैं। मेरे बच्चे अब कुछ बचा नहीं है, आप जल्दी से काम करो आज हमें, क्योंकि इसको एंड करना है। आप इसके थ्योरी में जरा आइए, स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में। एक तो आपका इंट्रोडक्शन है, मीनिंग ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। दिमाग शांत, आप चाहो तो वीडियो पॉज करो, थोड़ा सा घूम के आ जाओ, मस्ती करके आ जाओ और फिर कंटिन्यू करो, लेकिन इसको एंड करो आज। आज ही वो दिन है मेरे बच्चे जहां पे हमें थ्योरी समझ में आएगा, कल नहीं, कल किसी ने नहीं देखा कल क्या होगा, आज हमें समझना है सिंगल एंट्री सिस्टम का मीनिंग क्या होता है। आम बच्चे या कोई दूसरे लोग पता क्या बोलते हैं सिंगल एंट्री का मतलब? जिसका डबल एंट्री में 2 एस्पेक्ट होता है, सिंगल एंट्री में 1 एस्पेक्ट होता है, ऐसा लोग बोलते हैं। आपके लिए नहीं, ये गलत है, ये गलत है मेरे बच्चे। 1 एस्पेक्ट का मतलब कि हर एक ट्रांजेक्शन का एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड करना, जबकि ऐसा नहीं होता। आप देख रहे हो सिंगल एंट्री सिस्टम में कोई एंट्री पास ही नहीं हुआ है, वो कहता है कि आप पास करो। कुछ अकाउंट मेंटेन हुए, कुछ अकाउंट मेंटेन नहीं हुए। जनरली क्या होता है मैं आपको बताऊं, सिंगल एंट्री का मतलब क्या था? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। मेरे बच्चे जो छोटे छोटे लोग होते हैं ना, दूध वाले, राशन वाले, पानी वाले, वो क्या करते हैं, बहुत सारे अकाउंट नहीं बनाते, सच्ची बता रहा हूं। वो पता है क्या करते हैं, यार मुझे दूध मैंने बेचा, किससे किससे पैसा लेना है। दूध के लिए जो गाय भैंस हमने रखा है, उसको जो खाना खिला रहे हैं, उनको हमें उनके लिए पता नहीं क्या काम परचेज करते हैं, खाद ये वो, तो उनके लिए हमें कितना पेमेंट करना है। मतलब कौन कौन से लोग हैं जिनसे पैसा लेना है, कौन कौन से लोग हैं जिनको पैसा देना है। जनरली यहाँ पे पर्सनल अकाउंट, मतलब जो लोग होते हैं उनका अकाउंट मेंटेन होता है। और हाँ, एक कैश अकाउंट हम लोग जनरली बना लेते हैं। यहाँ पे ये लोग जो होते हैं ना बच्चे, क्योंकि अकाउंट्स में तो इनको मास्टरी होता नहीं, छोटे छोटे लोग होते हैं, प्यारे प्यारे लोग होते हैं, तो वो सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, ये सब अकाउंट नहीं बनाते। यानी कि सिंगल एंट्री सिस्टम का कोई मीनिंग पूछे तो आप बता, ये मत कहना कि जिसमें 1 एस्पेक्ट होता है, बोलना कि इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। किसी किसी एंट्री का 2 एस्पेक्ट भी रिकॉर्ड हो सकता है। जैसे कि हमने कोई मशीन परचेज किया है तो मशीन में भी एंट्री दिखेगा और कैश में भी दिखेगा। किसी किसी एंट्री में का हमने 1 एस्पेक्ट, जैसे हमने किसी को रेंट पे किया तो सिर्फ कैश में से माइनस कर दिया, हमने रेंट अकाउंट नहीं खोला, कोई एंट्री पास ही नहीं होता। इन शॉर्ट, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स जो होते हैं उसको हम सिंगल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। और इसका डिटेल मैंने आपको बुक में दिया है, जो लिखना है उसको पढ़ लेना उसी तरीके से, वैसे लिखना है, आप अपने लैंग्वेज में उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। फिर आता है इसके बाद कि आपका फीचर्स क्या है। फीचर्स कह देगा, कैरेक्टरिस्टिक्स कह देगा, नेचर कह देगा सिंगल एंट्री का। तो क्या फीचर है, क्या चीजें इसमें दिखती हैं, चीजें क्या है? तो बोला देखो, कहता है कि भैया सुटेबिलिटी किसके लिए सुटेबल है? स्मॉल फर्म के लिए, छोटे छोटे, है ना बच्चे। बड़े फर्म तो एक अकाउंटेंट अपना रख लेते हैं जी, उनके सैलरी पे कर सकते हैं। ये छोटे लोग हैं, प्यारे लोग हैं, इतना सारा अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर सकते हैं, अकाउंटेंट को एम्प्लॉय नहीं कर सकते, तो ये उनके लिए सुटेबल है। नो यूनिफॉर्मिटी, कोई भी अकाउंट्स यूनिफॉर्म नहीं है। मतलब जैसे डबल एंट्री सिस्टम में रूल है कि ये अकाउंट बनाओ, ऐसे करो, ऐसे, यहाँ कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, कोई रूल नहीं है, जो मन है वो बना लो, जितना बना सकते हो। मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट, अभी मैं समझा रहा था। जनरली इसमें क्या होता है कि जो पर्सनल अकाउंट होता है, लोगों का अकाउंट, जिनसे लेना जिनका देना है, उनको हम किसी तरीके से अपने पास लिख के रखते हैं। और जरूरी के अकाउंट में हमने ऐसे जैसे पापा में नहीं करते कि राम से इतना पैसा लेना है, मोहन को इतना पैसा देना है, उसी तरीके से लिख लेते हैं। ये जो रियल अकाउंट, मतलब जो एसेट्स लायबिलिटी होते हैं, एसेट्स होते हैं मेनली, मशीन, बिल्डिंग, फिक्स, और जो नॉमिनल मतलब एक्सपेंस इनकम, उनका अकाउंट ये नहीं बनाते, इसमें नहीं बनता। समझ मेरी बात ना, रीजन क्या निकल के आ रहा है। मेंटेनेंस ऑफ कैश बुक होता है, जनरली मैंने कहा था कैश बुक मेंटेन करते हैं, मतलब कैश अकाउंट। डिपेंडेंस ऑन ओरिजिनल वॉचर्स, मेरे बच्चे जो वॉचर्स होते हैं ना, कैश मेमो, इनवॉइस, बिल, वो हमेशा वो संभाल के रखते हैं और रखना पड़ता है, क्योंकि उसी को देखकर तो आप पूरा उनका कन्वर्जन करोगे, जो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन उसको कंप्लीट करोगे। क्या वॉचर है जी, क्या कैश मेमो है, क्या बिल है, क्या परचेज किया था, क्या सेल किया था, सबका बिल निकालो, आप वो लेकर फिर अकाउंटिंग करना शुरू करते हो, तो आपकी डिपेंडेंसी उस पर बहुत ज्यादा हो जाती है। और बहुत लास्ट पॉइंट, डिफिकल्टी इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, बहुत डिफिकल्टी होता है, क्योंकि चीजें कुछ है कुछ नहीं है। यहां तो 2-3 चीजें मिसिंग दिख रही है, वहां तो रियल लाइफ में बहुत सारी चीजें मिसिंग होती है। एस्टिमेट लगाते हो आप, एसेट्स का एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं पता, एक्सपेंसेस का एग्जैक्ट नहीं पता, तो हम एस्टिमेट वहां पर लगाते हैं, तो ये बहुत डिफिकल्टी। दीज आर फीचर्स,
कि सिंगल एंट्री में क्या चीज है, क्या दिखता है आपको, तो ये चीज दिखता है कि सुटेबल है जी स्मॉल के लिए, नो इन्फॉर्मिटी आपका है, पर्सनल अकाउंट ये लोग मेंटेन करते हैं, कैश बुक को मेंटेन करते हैं, आपका ओरिजिनल जो वॉचर्स होते हैं, कैश मेमो बिल होते हैं, उस पर हमें डिपेंडेंट होना पड़ता है अकाउंट्स को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए, और फाइनल अकाउंट बनाना बहुत टफ हो जाता है इन लोगों का। एडवांटेजेस क्या है, सिंगल एंट्री के क्या फायदा है, एक तो आपका सिंपल मेथड है, जो मन है वो बना दो, कहां कोई अकाउंट्स का रूल आपको याद करना कि डेबिट में आपका ये करना, क्रेडिट, कुछ नहीं, जो मन है वो लिख के बना दो। आप यही करते ना, आपको एक दूध वाले के पास जाओ, उसके पास एक रजिस्टर होता है, आपसे कितना दूध दिया, आपसे कितना पैसा लेना, कितना देना, सब उस पर लिखा होता है, तो वो सिंपल मेथड, कोई अकाउंटिंग रूल वहां पर नहीं होता। लेस एक्सपेंसिव है, किसी अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपने लिख दिया यहाँ पे, पॉकेट में काम खत्म हो गया। स्मॉल बिजनेस के लिए सुटेबल आपका है, कोई एक्सपर्ट नॉलेज की रिक्वायरमेंट, ये नहीं कि एक दूध वाला पहले इसके पहले क्या करेगा जी, वो जाके अपना पढ़ाई करेगा कॉमर्स का, उसके बाद ये सिंगल एंट्री, नहीं, बिना नॉलेज के भी आप कर सकते हो, घर में जो पापा मम्मी हमारे करते हैं। और इसमें इजी है प्रॉफिट लॉस निकालना, क्योंकि हम फटाफट जैसे ओपनिंग क्लोजिंग से किए, उसमें हम आराम से काम कर लेते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, तो एक तो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी कैन नॉट बी प्रूव्ड, आपका जितने भी मतलब यहां पे क्योंकि ट्रायल बैलेंस बनता नहीं है, डबल एंट्री सिस्टम में ट्रायल बैलेंस बना था अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए, यहां तो कुछ अकाउंटिंग नहीं है, तो फिर ट्रायल बैलेंस क्या बनना, तो कितना एक्यूरेट है अकाउंट हम चेक नहीं कर पाएंगे, प्रूफ नहीं कर पाएंगे। नो कंट्रोल ऑन एसेट्स, मेरे बच्चे एसेट्स पे कंट्रोल कैसे कर पाएंगे, एसेट्स पे वो कंट्रोल कर पाते हैं जो उसका अकाउंट मेंटेन करते हैं, कितना एसेट्स आया, कितना बिक गया, कितना खराब हुआ, क्या उनका अकाउंट्स होता है। डबल एंट्री में यहां तो कोई अकाउंटिंग नहीं है, तो एसेट्स पे प्रॉपर कंट्रोल आप नहीं कर पाते, एसेट्स आपका ठीक से मतलब रिकॉर्ड नहीं हो पाता, करेक्ट प्रॉफिट लॉस कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैसे डिटरमाइंड होगा जरा बताओ। ये जितनी सारी बातें हो रही है इनकम्प्लीट है, हम एस्टिमेट लगा के एक एक चीज पता कर रहे हैं, तो एग्जैक्ट प्रॉफिट कैसे पता कर पाऊंगा, ये लिमिटेशन है, डिसएडवांटेजेस है कि भैया मैं एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं निकाल पाऊंगा। फोर्थ में फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस कैन नॉट बी एसेट्स, फाइनेंशियल पोजीशन मतलब एसेट्स कितने हैं, कैपिटल कितना, लायबिलिटी कितना है, उनका एग्जैक्ट अमाउंट एग्जैक्ट पता करना बहुत टफ है मेरे बच्चे, वो तब तक नहीं हो सकता जब तक प्रॉपर अकाउंटिंग आपने नहीं किया। अभी तो आपको मैंने बता दिया यार, मशीन 120 का दिया हुआ, फर्नीचर 120 का दिया हुआ, बिल्डिंग 5 लाख का दिया है, लेकिन मेरे बच्चे रियल लाइफ में हालत खराब हो जाती है, क्योंकि हर एक एसेट्स को ट्रूली वैल्यू करना पड़ता है, और वो एस्टिमेट होता है, इसलिए ये भी आपका दिक्कत है। नो इंटरनल चेक, पहले इंटरनल चेक वर्ड का मीनिंग समझ लो। इंटरनल चेक का मतलब होता है कि बिजनेस में कुछ चोरी हो रहा है, कुछ फ्रॉड हो रहा है, कुछ आपका गलत काम हो रहा है, उसको डिटेक्ट करना, उसको पता करना हम इंटरनल चेक कहते हैं। लेकिन वो इनके साथ थोड़ी हो पाएगा, इनका तो अकाउंट्स ही नहीं है, कोई अकाउंट्स ही मेंटेन नहीं किया इन्होंने, छोटे मोटे 2-4 अकाउंट बना लिए, कुछ बिल है, कुछ ये काम खत्म। जब अकाउंट्स मेंटेन करोगे, प्रॉपर अकाउंटिंग चलेगा, तब तो आप चोरी को पता कर पाओगे। इंटरनल चेक सिस्टम उनका ठीक होता है, या वो कर पाएंगे जो अकाउंटिंग करते हैं, जो अकाउंटिंग ठीक से नहीं करते वो नहीं हो पाएगा। डिफिकल्ट टू एसर्टेन द वैल्यू ऑफ बिजनेस, आपको अपना बिजनेस बेचना है, आप अपने बिजनेस को बेच के किसी को जाना चाहते हो, कैसे बिजनेस वैल्यू होगा, कैसे वैल्यू होगा बताओ। आपका मशीन का पूरा वैल्यू नहीं पता, एग्जैक्ट बिल्डिंग का नहीं पता, कितने साल से बिजनेस कर रहे हो, कितने कस्टमर बंदे, क्या आपका ब्रांड है, क्या गुडविल है, ब्रांड यानी कि गुडविल, उसकी वैल्यू कैसे लगाए। तो ये सारा कुछ जो होता है सब डेटा का गेम है, और वो डेटा ही आपके पास नहीं है, अकाउंट्स ही नहीं है, तो आपका बिजनेस का वैल्यूएशन कैसे हो पाएगा, बहुत टफ है। इनकम्प्लीट एंड अनसाइंटिफिक सिस्टम, ये इनकम्प्लीट है, ये आपका अनसाइंटिफिक का मतलब होता है, साइंटिफिक का मतलब होता है सिस्टमेटिक, तो ये सिस्टमेटिक थोड़ा ही है, ये तो कुछ भी रिकॉर्ड कर दिया कैसे भी, अनसाइंटिफिक कहा जाएगा। कंपैरेटिव स्टडी इज डिफिकल्ट, आप अपने आप को पिछले साल से कंपेयर नहीं कर पाएंगे, इस साल इतना प्रॉफिट कमाया, पिछले साल इतना कमाया था, एग्जैक्ट क्या हमें पता ही नहीं है। आप अपने फर्म को किसी और कंपनी से कंपेयर नहीं कर पाएंगे, तो ये आपके डिफिकल्टीज हो जाते हैं मेरे बच्चे, ठीक है ना। ये डिसएडवांटेजेस जो मैंने आपको बताया। फिर आता है डबल एंट्री में और सिंगल एंट्री में क्या डिफरेंसेज है। एक तो डबल एंट्री आपका कंप्लीट रिकॉर्डिंग से, वो आपका इनकम्प्लीट है। डबल एंट्री साइंटिफिक रिकॉर्ड है, वो अनसिस्टमेटिक है, अनसाइंटिफिक है। डबल एंट्री में इंटरनल चेक पॉसिबल है, फ्रॉड सब पता करना, बट वहां पे नहीं है। डबल एंट्री महंगा है, एक्सपेंसिव है, वो आपका सिंपल है, मतलब लेस एक्सपेंसिव है।
डबल एंट्री में ह्यूमन रिसोर्स ज्यादा चाहिए, वहां पे नहीं चाहिए। डबल एंट्री में एक्सपर्ट नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पे नहीं होती है। डबल एंट्री में हम ट्रायल्स बनाते हैं, वहां पे नहीं बनाते हैं। डबल एंट्री में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट हम ठीक से बनाते हैं, वहां पे नहीं बनाते। यहां पे एग्जैक्ट है, वहां पे एस्टिमेट है। समझ मेरी बात? तो यही तो फर्क निकल के आता है। डबल एंट्री बड़े बड़े बिजनेसमैन यूज करते हैं, वो छोटे छोटे बिजनेसमैन यूज करते हैं। अरे डिफरेंसेस क्या आप देख सकते हैं, आप पढ़ लेना, कुछ नया नहीं है, जो मैंने बताया वही है। डबल एंट्री में रियल अकाउंट, नॉमिनल, पर्सनल। रियल अकाउंट मतलब फिक्स सेट्स, नॉमिनल मतलब एक्सपेंस इनकम, और पर्सनल यानी कि लोगों का सबका अकाउंट बनता है। वहां सिर्फ पर्सनल अकाउंट बनते हैं और थोड़ा बहुत कैश अकाउंट कहीं बन गया तो बन गया। समझ लो मेरी बात? बाकी तो कुछ है नहीं, सब कुछ मैंने बता दिया, सारे थ्योरी, सारे प्रैक्टिकल। क्या मेथड्स हमारे पास है जी? इनकम्प्लीट में दो है, एक स्टेटमेंट ऑफ फेयर मेथड, दूसरा कन्वर्जन मेथड। एंड नाउ बस बहुत हुआ, बहुत हुआ मेरे बच्चे। इससे ज्यादा ना आपको रिक्वायरमेंट है, ना कुछ रिक्वायरमेंट है और ना कुछ रिक्वायरमेंट है। चैप्टर हमारा एंड हुआ प्रॉपर तरीके से। आप पढ़ें, इसको प्रैक्टिस करें, और एक बात विश्वास रखना, बहुत अच्छी तरीके से आपने कॉन्सेप्ट एंड किया है। अभी आप बड़े थोड़े हो और इसका मजा मिलेगा बड़ी बड़ी क्लासेज में। अगली क्लास में मिलेंगे बच्चे नए चैप्टर के साथ, कुछ नए मस्ती के साथ। लेकिन तब तक आप सारे बच्चों को बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू, थैंक यू जी। सीओसी कॉमर्स स्कूल नाम ही काफी है, पढ़ाई कीजिए। कॉमर्स का एक एक बच्चा चाहे वो 11th क्लास का है चाहे 12th क्लास का है, उनके पास नॉलेज को पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप अपने सारे दोस्तों के पास इसको पहुंचाएं। ऑल द बेस्ट बच्चे, थैंक यू जी।